हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज क्रैश कोर्स और ये आपका डे 14 है। तो डे 14 में हम यूनिट 10 को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी हायर एजुकेशन पे बेस्ड है। हायर एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए ये देख लेते हैं कि इस यूनिट से आपके कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, इससे 5 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे उसमें से 3 क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर हम बोल सकते हैं कि रिमेनिंग टॉपिक्स से आएंगे और 2 क्वेश्चंस जो आपके हैं वो आपके पॉलिटिक्स या पॉलिटी से आएंगे। ठीक है, जो पॉलिटी वाला टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सिलेबस। आप इसको देखोगे अगर तो आपको दिखेगा पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उससे आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अलावा 3 क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स से आएंगे जिसमें आपका हायर एजुकेशन कवर है। या ये भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ सेट्स में हो सकता है कि कुछ ऐसे सेट्स भी हों जहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन से आए एंड 1 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आए, क्योंकि पॉलिटी को सिर्फ एक यूनिट दी गई है, एक टॉपिक दिया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पॉलिटी में इन कंपैरिजन ऑफ दिस हायर एजुकेशन हमेशा कम होगा। तो 1 क्वेश्चन आपका आ सकता है या 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा एंड आपका हायर एजुकेशन के आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके हायर एजुकेशन से आएंगे। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो आज की क्लास है आपकी डे 14 की, ये आपकी हायर एजुकेशन में बेस्ड है। डे 15 की क्लास आपकी पॉलिटी की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, ये जो टॉपिक है आपका, ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है क्योंकि आपका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज्ड हो गया है और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी जो कि रिलेट करती है आपके पुराने या फिर ओल्ड सिलेबस से। तो अगर आपने ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस को पढ़ा हुआ है, आपने ऑलरेडी काफ़ी सारा आपको आइडिया है उसके बारे में, तब तो आपको यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। बट अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, पहली बार नेट को देने जा रहे हो, तो अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। तो अभी अगर आपके पास ऑलरेडी आपने सारी वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं अभी तक, तो ओल्ड सिलेबस के चक्कर में मत पड़िए। अभी जितना मैं आपको करा रही हूँ सब आप इतना अगर पढ़ लेते हो तो 3 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो आप ईजिली कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो ये जो एंशिएंट इंडिया है इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये बात ध्यान में रखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक पीरियड की, उसके बाद हम बात करेंगे लेटर वैदिक फेज की या लेटर वैदिक पीरियड की। उसके बाद हम बात करेंगे एपिक एंड सूक्त की, सूक्ता एंड एपिक्स की। एंड इसके साथ साथ हम बुद्धिस्ट एरा की बात करेंगे। तो ये डिफरेंट आपके एराज हैं जिसकी हम बात करेंगे और जिसमें हम एंशिएंट पीरियड को जिस तरीके से हमने डिवाइड किया है। तो ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम का, जो एंशिएंट इंडिया का टाइम का था, वो एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पूरी तरीके से रिलीजन पे बेस्ड था। जो धर्म फिलॉसफी है, धर्म का मतलब होता है रिलीजन, वर्च्यू एंड ड्यूटी, मतलब क्या चीज़ सही है वो, और रिलीजन एंड ड्यूटी, आपकी क्या ड्यूटी बनती है, क्या आपका धर्म बनता है। ये जो फिलॉसफी है उसी पे हमारा जो एंशिएंट इंडिया का एजुकेशन पैटर्न था वो बेस्ड था। इसका जो मीडियम ऑफ टीचिंग था वो 2 तरीके से था, ओरल एंड रिटन। ज़्यादातर आपको जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो ज़्यादातर टीचिंग ओरल मीडियम में होती थी, रिटन बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। वाइड अप्रोच होता था, बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस होती थी। मैनकाइंड की जो प्रोग्रेस थी उस टाइम पे, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी ध्यान देते थे एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की बात की जाती थी। जो जिन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था वो था ये लव, ऑनरेबल कंडक्ट एंड गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर क्या होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ समभाव रखना, प्यार रखना, और उसके साथ साथ ऑनरेबल कंडक्ट कि क्या सही होता है। इन सारी चीज़ों, इन सारे प्रिंसिपल्स के ऊपर उस टाइम की एजुकेशन बेस्ड थी। सेल्फ रियलाइजेशन एंड मुक्ति का भी मार्ग एजुकेशन के थ्रू ही मिलता था। ठीक है, सेल्फ अटेनमेंट या सेल्फ रियलाइजेशन या फिर मुक्ति जिसको हम कहते हैं, उसका मार्ग भी, उसको भी एजुकेशन ही बताता था। 2 एस्पेक्ट थे, लाइफ एंड डेथ, और उसी एस्पेक्ट पे आपका ये पूरा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड था। मतलब उस टाइम पे जो एजुकेशन थी वो आपको लाइफ जीने का बताता था, जीने का तरीका बताता था, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को जीना है।
फिलॉसफी जो थी, फिलॉसफी ऑफ लाइफ थी एंशिएंट इंडिया में। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन की बात की जाती थी, कर्म पे हर चीज़ बात की जाती थी। बोला जाता था कि अगर आपका कर्म पॉजिटिव होगा, सही होगा, तो आपका जो आउटकम होगा उसका वो भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो आर्यन कल्चर था उस वक्त इंडिया का, वो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव रखते थे। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस पे हो सकता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए आपका, इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक फिलॉसफीज बता रही हूँ। अब अगेन क्रैश कोर्स में मैं हर एक चीज़ नहीं कवर कर पाऊंगी, क्योंकि जो आपकी बेसिक वीडियोस अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक अपने आप में, सिर्फ अगर मैं ये टॉपिक टीच करूँ तो एटलीस्ट आपको 15 डेज लगने वाले हैं इस टॉपिक को कवर करने में। बट उन 15 डेज को हम 1 डे में कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें क्या होता था कि जो इंडिविजुअल होता था उसको दोनों तरीके की नॉलेज दी जाती थी, मटेरियलिस्टिक नॉलेज भी दी जाती थी और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी दी जाती थी। जो भी आपकी फील्ड ऑफ विद्या थी या नॉलेज थी, वो 2 तरीके में या 2 ब्रॉड स्ट्रीम में डिवाइडेड थी। मतलब जो नॉलेज था वो हम उसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 2 वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला था आपका परा विद्या और दूसरा था अपर विद्या। ठीक है, जो परा विद्या थी वो हायर नॉलेज थी या इसको स्पिरिचुअल विजडम बोलते थे, एंड अपरा विद्या जो थी वो लोअर नॉलेज थी जिसको सेक्युलर साइंसेस बोलते हैं। मतलब अगर आपको अपरा विद्या आती है तो आप मटेरियलिस्टिक एरियाज में अच्छे से, मतलब उसमें अच्छे से उसको स्केल करोगे, आप पैसे कमा पाओगे, जितना धन चाहो आप उतना कमा सकते हो। बट अगर आपको पर विद्या आती है तो आप अपनी जो मरने की बाद की लाइफ है या आपकी जो स्पिरिचुअल विजडम है उसको आप बेटर कर लोगे। तो इसलिए दोनों तरीके की नॉलेज दी जाती थी कि लोग पैसे भी कमा सकें, ये जो वर्ड है यहाँ पे भी सर्वाइव कर सकें, और मरने के बाद जो उनके कर्म होने चाहिए वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए कि मरने के बाद भी लोग उनको याद रखें उनके अच्छे कर्मों के लिए। तो इस तरीके से 2 इम्पॉर्टेंट नॉलेज वहाँ पे दी जाती थी, नॉलेज रिलेटेड टू लाइफ, और बहुत ही क्लोज एसोसिएशन होता था टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट होता था उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता था। इसके साथ साथ सोशल वर्क की भी नॉलेज वहाँ पे दी जाती थी, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती थी, मतलब स्किल बेस्ड नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती थी। इसके बाद अगर हम बात करें, जो इंडियन कल्चर की बेसिस थी वो 4 हमारे जो वेद थे उन पे बेस थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इन्हीं 4 वेद पे नॉलेज होती थी, इन्हीं 4 वेद को पढ़ाया जाता था, और इन वेदों से निकली हुई जो नॉलेज होती थी वही वहाँ पे दिया जाता था। जो ऋग्वेद आपका है वो आपका अर्लीस्ट वर्क है, ना सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि जितनी भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं एंड ह्यूमैनिटी है उस सब का सबसे पहला जो लिखा हुआ जो मतलब वर्क है वो ऋग्वेद है। इसीलिए हमेशा ऋग्वेद की नॉलेज वेद में दी जाती थी। मैं इस वक्त मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो आपके एजुकेशन वैदिक एरा है, ठीक है। इसको उस टाइम पे हम ऋग्वेद को पढ़ते थे और उसके साथ साथ बाकी जो आपके वेद थे वो ऋग्वेद से ही निकले हुए थे। ऋग्वेद जो थी वो उसमें था क्या, उसमें 1017 हाइम्स हैं, और वो एक बहुत ही वास्ट लिटरेचर है हाइम्स का। मतलब वहाँ पे पोएम्स टाइप की या श्रोत आप जिसको बोल सकते हैं वो हैं, और उसमें ऑलमोस्ट वो जो नंबर है वो आपको याद रखना है, ये 1017 है। ये नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। करिकुलम जो था वैदिक एजुकेशन का वो ये था कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के इन वैदिक हाइम्स को याद करते थे, उसके बाद मतलब उनको पढ़ते थे और याद करते थे। उसके बाद 2 ही तरीके की टीचिंग मेथड्स को प्रैक्टिस किया जाता था, पहला था ओरल एंड दूसरा था चिंतन, दैट इज थिंकिंग। इसके बाद ये ओरल और चिंतन तो सबके लिए था। इसके अलावा एक थर्ड जो थी एजुकेशन को प्रोसेस करने का, मतलब 2 मेथड था जिसके थ्रू एजुकेशन दिया जाता था। और किसी चीज़ को अगर एजुकेशन को प्रोसेस करने की बात करें तो 3 प्रोसेस थी जिसके थ्रू आप एजुकेशन को ले सकते थे। पहला था श्रवण, मतलब चीज़ों को सुनकर आप एजुकेशन पा सकते थे। मनन, मतलब सोचकर, जो आपने सुना उसके बारे में आप सोचते थे या उसके अलावा आप सोचते थे और उनसे आप नॉलेज गेन करते थे। और उसके अलावा था आपका निध्यासना। निध्यासना का मतलब होता है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब अपनी लाइफ में उसको पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर लेना, उसको पूरी तरीके से अपने साथ अपने में उसको समा लेना या समयोजित कर लेना। तो इसको हम निध्यासना बोलते हैं।
नेक्स्ट आपका एडमिशन जो होता था, एडमिशन का जो प्रोसेस था उसके लिए एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी, उसको उपनयन बोला जाता था। जो भी डिसिप्लिन होता था, जो भी डिसिप्लिन होता था, उसको ब्रह्मचर्य को फॉलो करना था या सेलिबसी को फॉलो करना पड़ता था। इसके अलावा जो मैरिड होते थे उनको भी एजुकेशन दिया जाता था, बट वो गुरुकुल में नहीं रहते थे। ब्राह्मण संघ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती थी, वहाँ पे वो एक सेमिनार टाइप का होता था जिसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते थे वो वहाँ पे जाकर अपने आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके अपनी जो नॉलेज होती थी वो गेन करते थे, और बहुत सारी जो क्वेश्चंस होते थे उसको वो सॉल्व होते थे वहीं पर ब्राह्मण संघ में। इसके अलावा जो ऋग्वेद है उसमें ये भी बताया गया है कि बहुत सारी वुमेन रेस भी रही हैं जिनको ब्रह्मवादिनी बोलते थे। मतलब बहुत सारी, सिर्फ वहाँ पे जो मेल थे वही एजुकेशन नहीं पाते थे, जो फीमेल्स होती थी उस टाइम की उनको भी, जिनको भी पढ़ने का मन करता था वो पढ़ती थी, उनको हम ब्रह्मवादिनी बोलते थे। ऋग्वेद में ऑक्यूपेशन का कुछ भी वर्ण सिस्टम पे डिपेंड नहीं था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद के टाइम तक वर्ण सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था। होता क्या था कि कोई भी पर्सन जब एजुकेशन के फील्ड में जाता था उसके बाद उसको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता था वो सब्जेक्ट पढ़ता था, और उसी बेस पे उसका वर्ण डिसाइड कर दिया जाता था। अच्छा लगना भी और वो किस चीज़ में अच्छा है, ये दोनों ही चीज़ें देखी जाती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मिलिट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके अंदर जो मिलिट्री साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें बहुत अच्छे हैं, पावर एंड प्रोटेक्शन में बहुत अच्छे हैं, तो आपको क्या दे दिया जाता था, आप मिलिट्री साइंस पढ़ते थे और आपका जो वर्ण हो जाता था वो आपका क्षत्रिय हो जाता था। इसी तरीके से ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र सबके लिए अलग अलग वर्ण सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था, और ये डिपेंड करता था कि पर्सन के खुद के इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड रहता था। तक्षशिला को उस टाइम पे सेकुलर स्टडीज़ के लिए तक्षशिला फेमस था। तक्षशिला एक बहुत बड़ा अपने आप में एक, मतलब आप कह सकते हो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वो, और एक बहुत बड़ा सेंटर था लर्निंग का। उसके अलावा बहुत सारे गुरुकुल्स होते थे डिफरेंट किंगडम्स में। जितने किंग्स होते थे उनके अपने गुरुकुल होते थे। जो भी लोग होते थे, जहाँ पे भी कोई भी छोटी सी अगर कोई एरिया है वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते थे वो वहाँ के गुरुकुल में जाते थे। साउथ में कांची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग था उस टाइम का। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी। जितने भी छात्र होते थे उनको सबको उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए हर तरीके की अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की जाती थी। एजुकेशन की अपन बात करेंगे लेटर वैदिक एज में, तो लेटर वैदिक एज में आपके उपनिषद आ गए, उपनिषद ही आए। मतलब पहले हम क्या करते थे, पहले हम सिर्फ वेद पढ़ते थे, लेटर वैदिक एज में उपनिषद को भी लाया गया। फिर उसके बाद क्या था, वेदांत भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पड़ गया। मतलब एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड बन गया पढ़ने के लिए। वेदांत फिलोसफिकल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और ये वेद से ही निकला हुआ था। मतलब वेद क्या थी, वेद सिर्फ हाइम्स थी, वो उनको मतलब उनको किस तरीके से हम रियल लैंग्वेज में, या जैसे मान लीजिए संस्कृत का कोई श्लोक है तो संस्कृत के श्लोक का अगर आप पढ़ते हैं तो उसके कितने भी मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं, उसको कितने भी तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसी तरह ऋग्वेद में बोलते हैं कि ऋग्वेद के जितने भी हाइम्स हैं उनको आप कितने भी तरीके से रिलेट कर सकते हो, कितना भी उसका इंटरप्रेट कर सकते हो। तो उसी से इंटरप्रेट करके वेदांता को बनाया गया था। नेक्स्ट आपका वेदांग भी, उसके वेद के भी मतलब वो थे, वेद के ही मतलब आप कह सकते हो रिलेटेड एरियाज थे जिनको हम वेदांग बोलते हैं, वेदांता एंड वेदांग। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट वैदिक एजुकेशन जो थी, ये पूरी तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको बोलते थे हम शाकास, चरनास, परिषद, कुला एंड गोत्र। ये डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशंस है जो पोस्ट वैदिक एजुकेशन में आए। इसके अलावा ओरल ट्रेडिशन जो था उसको भी इम्प्रूव किया गया वैदिक लिटरेचर में। सॉल्वेशन ऑफ सोल पे ये भी बेस था, बट इसको डिफरेंट, मतलब इसमें अटेनमेंट ऑफ गोल अलग अलग हो गया, मेथड अलग हो गया। वेद में जो वैदिक एज था उसमें मेथड थोड़ा अलग था, जो लेटर वैदिक एज था उसमें मेथड अलग हो गया। इसके अलावा पोस्ट वैदिक पीरियड जो था उसमें डिफरेंट टाइप की लिटरेचर्स को भी मतलब प्रोड्यूस किया गया। सिर्फ वेद तक ही नहीं हम रह गए सीमित, तो उसके बाद हमने और भी डिफरेंट टाइप के लिटरेचर्स को प्रोड्यूस किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे करिकुलम में इन्हांसमेंट हुई, बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी डाले गए, जैसे हिस्ट्री, पुराण, ग्रामर, आपका मैथमेटिक्स, ब्रह्म विद्या, निरुक्ति, एस्ट्रोनॉमी, डांस, म्यूज़िक, ये सब भी उसमें रिलीजियस सब्जेक्ट में डाला गया। इसके अलावा एजुकेशन जो था वो सिर्फ एंड इन इटसेल्फ नहीं था, बल्कि ये फंडामेंटली रिलेट किया गया इसको लाइफ के साथ।
इसके अलावा ब्रह्म वर्चसा की भी बात की गई, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। मतलब लोगों का ये भी एक वो हो गया लेटर वैदिक एज में कि हमें ब्रह्म वर्चस्व करना है, अटेन करना है, मतलब हमें एब्सोल्यूट नॉलेज अटेन करना है। एब्सोल्यूट नॉलेज का क्या मतलब हुआ कि मतलब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हमें ईश्वर से रिलेटेड नॉलेज की प्राप्ति करनी है। देन यहाँ पे क्या था, जो स्पेशल टेक्निकल नॉलेज भी यहाँ पे दिया जाने लगा लोगों को, और उसको हम स्वाध्याय में भी उसको इंक्लूड किया गया है। स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया हुआ है। फिर हियरिंग, थिंकिंग एंड मेडिटेशन भी यहाँ के 3 प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल मेथड थे इंस्ट्रक्शन के। इसके अलावा इसके साथ साथ यहाँ पे क्या एड ऑन हुआ कि क्वेश्चन आंसर सिस्टम को भी यहाँ पे फॉलो किया गया। जो उपनिषद है उनको अगर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन आंसर के फ्रेम में है, एक पर्सन है वो क्वेश्चन करता है और जो बाकी लोग होते हैं वो आंसर्स देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सिस्टम को भी फॉलो किया गया। इसके अलावा जो एजुकेशन का ड्यूरेशन था उस टाइम का वो 12 ईयर था। कन्वोकेशन होता था और कन्वोकेशन को संवर्धना सेरेमनी बोला जाता था। कन्वोकेशन भी उसी टाइम से आया हुआ है। इसके अलावा जो 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे उनको गुरुकुल बोलते थे, परिषद बोलते थे एंड सम्मेलन बोलते थे। गुरुकुल आपको पता ही है गुरुकुल जो होता है, और उसके बाद परिषद आपकी एकेडमीज होती हैं एंड सम्मेलन आपके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। फर्स्ट लेसन जो स्टूडेंट को दिया जाता था वो संध्या आरती से स्टार्ट होता था और उस टाइम पे गायत्री मंत्र को सब लोग पढ़ते थे। इसके अलावा पंचला परिषद होता था, पंचाला परिषद होता था, या इसको आप पंचाल परिषद बोलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। पंचाल परिषद होता था। पंचाल परिषद क्या होता था, यहाँ पे उपनिषद में ही इसके बारे में वर्णन है, उपनिषद में ही इसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स होती थी वो भी एक तरीके का कॉन्फ्रेंस ही होता था, एक तरीके का सेमिनार होता था, और वहाँ पे किंग भी पार्टिसिपेट करते थे। वैदिक पीरियड के टाइम पे कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ण नहीं डिटरमाइन किया गया था। बट लेटर वैदिक जब फेज स्टार्ट हुआ तो फिर वहाँ से वर्ण सिस्टम आ गया। वहाँ पे क्या था कि उससे पहले तक वैदिक पीरियड में जिसका जो मन करता था वो स्टडी करता था और उसी हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड कर दिया जाता था। बट लेटर वैदिक पीरियड में हो सकता है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हुई कि वो उसके बाद उस पर्सन को चूज़ करने नहीं देते थे, जो उसके घर में पैदा हुआ उसको वो वर्ण दे दिया गया। तो इस तरीके से इन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी को डिवाइड किया था। नेक्स्ट आपका मतलब यहाँ पे नॉलेज जो आप स्लाइड दे रहे हो, यहाँ पे नॉलेज दी गई है कि जो क्षत्रिय हैं उनको डिफेंस नॉलेज दी जाती थी, प्रोटेक्शन की दी जाती थी, पीपल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी जाती थी, वैश्य को एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दी जाती थी और ट्रेड दिया जाता था पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है जो शूद्र होते थे उनको हायर एजुकेशन नहीं दिया जाता था, बट हायर एजुकेशन के जगह पे उनको डिफरेंट टाइप की नॉलेज दी जाती थी, डिफरेंट टाइप की स्किल्स दिए जाते थे, जैसे कि शमकारा, डांसिंग, वोकल म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक एंड डाइंग ऑफ क्लोथ। इस तरीके की एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाती थी। और ये जो एजुकेशन होती थी ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती थी। इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं था उस टाइम पे, बट ये अपने घर में ही जनरेशन टू जनरेशन लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे। नेक्स्ट था आपका वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें, अब आपका जो ये नेक्स्ट है ये सूत्र लिटरेचर का टाइम है। सूत्र लिटरेचर का जो टाइम था वो था बिटवीन 600 BC टू 200 BC। इस टाइम पे एक नई तरीके का एजुकेशन सिस्टम फॉर्म हुआ और उस एजुकेशन सिस्टम को या उस एरा को हम सूत्र एरा बोलते हैं। तो ये धर्म सूत्र पे बेस्ड हुआ। धर्म सूत्र मतलब ज़्यादातर यहाँ पे लॉज बनाए गए कि किस तरीके से आपको चीज़ों को फॉलो करना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, कोड ऑफ ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए एंड सोशल कंडक्ट्स क्या होने चाहिए। बीइंग अ पर्सन, चाहे आप स्टूडेंट हो या टीचर्स हो, आपको कौन कौन से सूत्र को फॉलो करना चाहिए, क्या जो आपके जो सोशल कंडक्ट क्या होनी चाहिए या कोड क्या होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर पढ़ाया जाने लगा। यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के लिटरेचर्स को फॉर्म किया गया जिनको वेदांग बोला गया। मैंने वहाँ पे आपको वेदांत के बारे में बताया था। वेदांत मतलब फिलॉसफी, वेदांग मतलब जो कि वेद से ही निकला हुआ है बट वो वेद का अंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंट सूत्र लिटरेचर को दिया गया, 6 डिविजन्स किए गए और उनको वेदांग बोला गया। इसी में आपका न्याय सूत्र आता है, मीमांसा शास्त्र आता है, स्मृति भी इसी में आती है। तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम पे आपकी आई थी, मतलब मीमांसा शास्त्र या न्याय शास्त्र, ये सारा कुछ आपके सूत्र के टाइम का है एजुकेशन में।
उसके बाद आपका आता है फिलोसफिकल जो थॉट्स थी वो 6 डिफरेंट चैनल्स में मतलब फ्लो हुई, और उन 6 डिफरेंट चैनल्स जो आपकी होती है वो है शंख्य ऑफ कपिला, योग ऑफ पतंजलि, न्याय ऑफ गौतमा, वैशकिया ऑफ कनाड एक वो थे मुनि थे, ओके। कर्म और पूर्व मीमांसा ऑफ जैमिनी एंड उत्तर मीमांसा और वेदांता ऑफ बद्रायन, ठीक है। तो ये डिफरेंट मुनि हैं, उनके ऊपर उन्होंने ये डिफरेंट जो सिस्टम्स थे फिलोसफीज़ के, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या चीज़ कंट्रीब्यूशन किया है। इसका मैंने डिफरेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किया है डिजिटल स्टोर पे, वहाँ से आप पा सकते हो। उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि किसने क्या चीज़ कंट्रीब्यूट किया है एजुकेशन सिस्टम में एंशिएंट इंडिया में। नेक्स्ट है आपका कि किस तरीके से वहाँ पे डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया गया था। डिफरेंट जो कॉलेज होते थे, या आप कह लीजिए जो आपका गुरुकुल होता था, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे। उन डिपार्टमेंट्स के क्या नाम थे, उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया था। तो पहला होता था अग्नि स्थान। अग्नि स्थान पे फायर वर्शिप होती थी और प्रेयर होती थी। नेक्स्ट था आपका ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान पे वेद पढ़ाया जाता था। जो आपका विष्णु स्थान था, वहाँ पे राजनीति पढ़ाई जाती थी, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था एंड वर्त पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट आपका महेंद्र स्थान था। महेंद्र स्थान पे मिलिट्री सेक्शन था, वहाँ पे मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती थी। नेक्स्ट आपका था विवाह स्थाना, ये आपका था एस्ट्रोनॉमी के लिए। नेक्स्ट था आपका सोमा स्थाना, ये आपका बॉटनी के लिए था। नेक्स्ट था आपका गरुड़ अस्थाना, ये ट्रांसपोर्ट एंड कन्वेंस से रिलेटेड था। उसके बाद आपका आता था कार्तिकेय स्थाना, यह आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। यहाँ पे पेट्रोलिंग करना सिखाया जाता था, बटालियन फॉर्म करना सिखाया जाता था एंड आर्मी वगैरह बनाना सिखाया जाता था। तो ये आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। नेक्स्ट आपका आता है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट लर्निंग इंस्टीट्यूट हुए उस टाइम पे। तो वहाँ पे एक था नैमिश फॉरेस्ट है, वहाँ पे मतलब नैमिश फॉरेस्ट था वहाँ पे एक टाइम पे, और उस फॉरेस्ट में बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स थे, और वो वहाँ पे कुलपति होते थे, और वही प्रिसेप्टर्स होते थे 10,000 डिसिपल्स के, मतलब कि 10,000 शिष्यों के ऊपर एक कुलपति होता था, और वो उनको नॉलेज देता था। और भी डिफरेंट मुनि होते थे जो उनको नॉलेज देते थे। तो नैमिश फॉरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। देखिए अभी ये नैमिश फॉरेस्ट कहाँ है, इसके बारे में बहुत सारी दो तरीके की बात की जाती है। कुछ लोग मतलब बोलते हैं कि ये जो नैमिश फॉरेस्ट है ये सीतापुर के पास पड़ता है यूपी में, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये हरियाणा में पड़ता है यूपी में। तो इसलिए एग्जैक्टली नहीं पता है कि नैमिश फॉरेस्ट कहाँ पे है। तो वहाँ पे मतलब वो पूरा जो प्लेस था, जो पूरा फॉरेस्ट था, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए फेमस ही था। इसके अलावा कण्व ऋषि का आश्रम था, वहाँ पर भी ये मालिनी बैंक के पास, मालिनी रिवर जो सरयू नदी की एक ट्रिब्यूटरी थी मालिनी, उसके पास में ये एक आपका आश्रम था जो कण्व ऋषि का आश्रम था। ये भी बहुत फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग था उस टाइम का। इसके अलावा व्यास मुनि का भी आश्रम था। व्यास मुनि का जो आश्रम था वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेशन दी जाती थी, और इसके बारे में महाभारत में भी मेंशन किया गया है। और यहीं पे वशिष्ठ एंड विश्वामित्र का भी फॉरेस्ट होता था जो कि सरस्वती रिवर के बैंक्स पे था। ओके, तो एकेडमिक ईयर जो होते थे वो सेवरल टर्म्स में डिवाइड होते थे। आपके जो सेरेमनी होती थी, जब इनॉग्रेट होता था एकेडमिक ईयर, उस टाइम पे एक सेरेमनी होती थी, उसको बोलते थे उपकर्ण मना। ओके, जो ये हिंदी में टर्म्स है इनको थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। इनको प्रोनाउंस करना थोड़ा टफ है, बट अगर आप हिंदी में इसको पढ़ोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। और जब ये खत्म होता था उसको उत्सर्ग बोलते थे। हॉलीडेज जो होते थे उनको अनंध्यास बोलते थे। ओके, और उसमें अष्टमी, 2 अष्टमी जो होती थी उनमें हॉलीडे पड़ता था। चतुर्दशी के दिन हॉलीडे होता था, अमावस्या के दिन हॉलीडे होता था, पूर्णिमा के दिन हॉलीडे होता था, और लास्ट डे ऑफ ईच 4th सीजन, जब भी चारों सीजन आते थे, जैसे विंटर हो गया, आपका समर हो गया, तो ये जो सीजन्स के एंड होती थी उसमें आपका एक हॉलीडे लास्ट वाले दिन पे दिया जाता था, जिसको हम चतुर्मासी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके अलावा आपके नित्य हॉलीडे होते थे और नैमित्तिका हॉलीडे भी होते थे, जो कि ओकेजनल हॉलीडे होते थे, जिसमें कोई एक्सीडेंटल अगर सर्कमस्टांसेस पड़ जाते थे, जैसे स्टॉर्म हो गया, थंडर हो गया, रेन हो गया, फॉग हो गया, फायर हो गया, एक्लिप्सिस हो गए, तो इस सिचुएशन में भी उनको हॉलीडे दिए जाते थे।
अब हम बात करेंगे एजुकेशन इन बुद्धिस्ट एरा की। बुद्धिस्ट एरा के टाइम पे कैसा एजुकेशन सिस्टम था। तो देखिए सबसे पहले तो वहाँ पे एक सेरेमनी होती थी जिसको पबजा बोलते थे और उसको फर्स्ट ऑर्डिनेशन भी बोलते थे। तो इसमें क्या होता था कि वो पहली बार जब स्टूडेंट उस मॉनेस्ट्री में शामिल होता था तो ये एक पर्टिकुलर सेरेमनी बोली जाती थी। संघ में शामिल होने पे फिक्स लिमिट जो थी एज की वो 8 ईयर्स थी, मतलब 8 ईयर्स के बाद ही आप प्रभुजा के लिए जा सकते हो। 12 ईयर तक उसको मतलब वहाँ पे लेना होता था और उसके बाद ही वो मॉन्क बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका पहला एजुकेशन सिस्टम, मतलब पहला फर्स्ट ऑर्डिनेशन को बोला जाता था। उसके बाद आपका होता था उपसंपदा। उपसंपदा फाइनल ऑर्डिनेशन होता है। ये जब 12 साल कंप्लीट हो जाते थे एट द एज ऑफ 20 ईयर, तब ये होता था। इसके बाद आपकी अगर हम बात करें तो बहुत सारी रिलीजियस बुक्स उस टाइम पे पढ़ाई जाती थी। जो चीफ एम था एजुकेशन का बुद्धिस्ट एरा में वो साल्वेशन था, अटेनमेंट ऑफ आप कह सकते हो इनकारनेशन, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ। ठीक है, वो आपका या साल्वेशन जिसको हम बोलते हैं, अटेनमेंट ऑफ मुक्ति जिसको हम बोलते हैं, या साल्वेशन, तो वो आपका चीफ एम था। उसके अलावा जो डिफरेंट रिलीजियस बुक्स भी वहाँ पे पढ़ाई जाती थी, सुतंता, विनय एंड धम्मा आर द मेन सब्जेक्ट्स, या उस टाइम के मेन सब्जेक्ट्स होते थे। इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती थी जिसमें स्पिनिंग होता था, वीविंग होता था, प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ होता था। ये सारी चीज़ें भी स्टूडेंट्स को सिखाई जाती थी। जो प्राइमरी एजुकेशन था उस टाइम पे, वो जो चाइल्ड होता था उसको प्राइमरी एजुकेशन में अल्फ़ाबेट, वोवेल, संधि एंड रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन सिखाए जाते थे। एंड हायर एजुकेशन में रिलीजन, फिलोसफी, मिलिट्री साइंस, मेडिसिन एंड अदर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा जो मेथड ऑफ टीचिंग होती थी वो मोस्टली ओरल होती थी और डिस्कशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन को एनकरेज किया जाता था कि आपस में जितने भी बुद्धिस्ट होते थे या जो मॉन्क होते थे वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करते थे। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे, तो सेंटर ऑफ एजुकेशन जो था वो आपकी तक्षशिला को मेन माना जाता था। इसके अलावा मिनिमम एज ऑफ एजुकेशन जो होती थी वो 16 ईयर्स थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की एजुकेशन फ़ी जो थी वो 1000 कॉइन्स थी उस टाइम पे, और बिगनिंग में ही इसको दे दिया जाता था। स्कॉलरशिप भी दिए जाते थे, जो पैसे नहीं दे सकते थे उनको स्कॉलरशिप भी मिलती थी। रेजिडेंस भी प्रोवाइड किया जाता था स्टूडेंट्स को, वहाँ पे वो रह सकते थे। टीचिंग अरेंजमेंट भी उनके लिए किया जाता था। 500 एजुकेशन स्टूडेंट्स को एक हेड टीचर मिलता था, अपॉइंट किया जाता था उसके लिए। हायर एजुकेशन भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। सर्च ऑफ ट्रूथ एंड निर्वाणा, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, या साल्वेशन जिसको हम बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और उसी के लिए सारी एजुकेशन सिस्टम मतलब उसी पे फोकस्ड होती थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कौन सी, क्या यूनिवर्सिटी थी, इसका क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्राह्मणिकल एजुकेशन का सेंटर था। बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल एजुकेशन, ये दो तरीके के डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम हैं जो हमारे एंशिएंट इंडिया में उस टाइम पे फ्लॉरिश होते थे। तो ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए तक्षशिला बहुत ज़्यादा फेमस था। तक्षशिला, इसी तरह अगर आप नालंदा की बात करें तो वो बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए फेमस था। तो तक्षशिला को कोई भी एक ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी नहीं बोलते क्योंकि वहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं प्रोवाइड की जाती थी, कोई भी मतलब हर सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, इसलिए उसको अभी भी वेस्टर्नर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी नहीं मानते हैं। और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिट होते थे उसका डिसीजन टीचर लेता था। उसके अलावा स्टूडेंट्स को वही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे जो उनके मनपसंद होते थे, जो उनको पसंद होते थे। ठीक है, नो एग्जामिनेशन सिस्टम, कोई मतलब एग्जामिनेशन नहीं देना होता था, कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलता था, कोई पीस ऑफ पेपर नहीं मिलता था। उसके अलावा हायर एजुकेशन जो था तक्षशिला का वो बेसिकली 17 ईयर्स ऑफ एज पे वहाँ पे लोगों को एडमिट किया जाता था, उससे पहले कोई वहाँ पे नहीं एडमिशन ले सकता था। हायर एजुकेशन जो भी होता था तक्षशिला में वो तो ये तो सेम ही चीज़ हो गई। तो यहाँ पे 16 ईयर्स पे ही आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अब हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड है तक्षशिला, इस्टेब्लिश की गई थी ऑलमोस्ट 600 से 700 BC के बीच में। फ्लॉरिश कब से कब तक हुई थी? 700 BC से 500 AD के बीच में ये किंगडम ऑफ गंधार में फ्लॉरिश हुई थी। इसके अलावा 68 सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ाए जाते थे, 18 डिफरेंट आर्ट्स भी वहाँ पे पढ़ाए जाते थे। मिनिमम एज ऑफ एडमिशन जो थी वो 16 ईयर्स थी। यहाँ पे 10,500 टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते थे। बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया एंड चाइना वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़े हैं। इसके अलावा जो चाणक्य जो है उन्होंने अर्थशास्त्र यहाँ पे ही लिखा था। आर्कियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर क्यूनिम, हमने इसको रीडिस्कवर किया था, उसकी जो रूइंस हैं उनको तक्षशिला को मतलब जो खंडहर हैं उनको उन्होंने डिस्कवर किया था।
और ये रीडिस्कवर किया था इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में। यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1980 में। 3.510 मिलियन स्तूप्स वहाँ पे तक्षशिला में बनाए गए थे और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था हंस ने, जिनको वाइट हंस भी बोलते हैं, 5th सेंचुरी में। और एक चीज़ और, ये इस वक्त पाकिस्तान में है। तो ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है तक्षशिला के बारे में। इसमें डिटेल में अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ये जो जितना भी ये टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप बेसिक वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है। नेक्स्ट आपका है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनाया था और 1414 से 1445 एडी के बीच में इसको बनाया गया था। एक मोनेस्ट्री थी, ये बहुत बड़ी मोनेस्ट्री वहाँ पे बनाया गया था, जिसको विहार भी बोलते हैं। बहुत बड़ा कैंपस था। द्वार पंडित होते थे, वही इंचार्ज होते थे टेस्ट के, वो टेस्ट लेते थे और एडमिशन तभी मिलता था जब आप टेस्ट को क्वालिफाई कर पाते थे। जो गेट होता था वो ओपन होता था 8 बिग हॉल्स में, मतलब जब गेट ओपन होता था तो उसमें 8 बड़े बड़े हॉल्स होते थे और जहाँ पे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स दिए जाते थे। इसके अलावा समग्रम जो होता था वो आपकी मेन बिल्डिंग होती थी, विहार की जो मेन बिल्डिंग होती थी, मिडल ऑफ द विहार। इसके अलावा 300 स्टडी चैम्बर्स थे जहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो प्रिसेप्टर्स थे, जो ऋषि मुनि होते थे, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते थे, वो वहाँ पे पढ़ाते थे। ह्योंग त्सांग ने बहुत ज़्यादा अपनी लिटरेचर में इस यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। उनकी लिटरेचर से ही हमें इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है। तो 20% जो स्टूडेंट होते थे, उन्होंने बताया कि सिर्फ 20% ऐसे स्टूडेंट होते थे जो कि एग्जामिनेशन में इसके पास हो पाते थे, बाकी सब फेल हो जाते थे और सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलता था जो पास होते थे। जो मिनिमम एज लिमिट थी वो 20 ईयर्स ऑफ एडमिशन थी इस यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा एजुकेशन, बोर्ड एंड लोडिंग सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाता था। जो कुलपति थे इस यूनिवर्सिटी के या चांसलर थे, उनका नाम था शाल बहादुर। इसके अलावा ये जो विहार था ये महानया स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म से रिलेट करता था, उसका ये विहार था। बट यहाँ पे हिनयाना भी स्क्रिप्टर्स पढ़ाए जाते थे, मतलब किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे मतलब आप कह सकते पार्शियलिटी नहीं थी। हर तरीके की चीज़ और हर रिलीजन की चीज़ वहाँ पे पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी वहाँ पे दी जाती थी और यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग जो थे वो वर्बल एंड एक्सप्लेनेटरी होते थे। लेक्चर्स दिए जाते थे, डिबेट्स एंड डिस्कशन बहुत ही कॉमन था। इसके अलावा 100 लेक्चर डेली वहाँ पे दिया जाता था और ये ऑब्लिगेटरी था हर स्टूडेंट के लिए कि वो उन टॉक्स को अटेंड करें। इसकी जो लाइब्रेरी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, 9 स्टोरीज़ की लाइब्रेरी थी और इस लाइब्रेरी को रत्न सागर बोलते हैं, जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। मतलब उस लाइब्रेरी के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे जहाँ पे बहुत सारी रेयर बुक्स थी, रिलीजन को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, आर्ट, साइंस एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। और ये जब जलाई गई थी तो ये 6 मंथ्स तक जली थी। और इसको जलाया किसने था? इसको जलाया था बख्तियार खिलजी ने और एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी एडी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वल्लभी। वल्लभी एक एजुकेशन सेंटर था बुद्धिस्ट का और ये आपका हिनयाना ब्रांच का था। और ये जो वहाँ के जो किंग थे उन्होंने बनाया था 475 से 775 एडी के बीच में। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस था और ये भी उतना ही फेमस था जितना नालंदा फेमस था। ये भी बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस था अपने आप में। उसके अलावा जो इसके स्टूडेंट होते थे वो हायर एजुकेशन जब वहाँ से पाते थे तो ज़्यादातर कोर्ट्स में एंड जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते थे वो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाए जाते थे और वो इसी तरीके के प्रोफेशन में जाते थे। इसके अलावा इसको डिस्ट्रॉय किया था अरब्स ने 12th सेंचुरी में। ओके, मतलब अरब्स ने डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद भी ये काफ़ी सालों तक चला था, फिर 12th सेंचुरी में ये ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट आपका आता है विक्रमशिला। विक्रमशिला जो विहार है वो फेमस एम्परर धर्मपाल ने बनवाया था 8th सेंचुरी में और ये मगध, नॉर्थ मगध में पड़ता है। और ये यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा फेमस था। ये भी आपका बुद्धिस्ट फिलोसफीज़ के लिए फेमस था, बुद्धिस्ट ही सेंटर ऑफ लर्निंग था ये। और यहाँ पे तिब्बत से भी बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे पढ़ने के लिए। 6 एडिशनल पंडित वहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे पढ़ाई के लिए। 144 परमानेंट स्कॉलर्स उस यूनिवर्सिटी में थे। उसके अलावा 108 स्कॉलर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे एज एन इंचार्ज ऑफ एंड आचार्य ऑफ वेरियस टेम्पल्स, मतलब जो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे उसके। नेक्स्ट आपका आता है ओदंतपुरी। ओदंतपुरी जो है ये आपकी पाल डायनेस्टी ने बनाई थी मगध में और ये उतना ज़्यादा फेमस तो नहीं हो पाई, बट स्टिल वहाँ पे 1000 मॉन्क्स और स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे और रहते थे। और तिब्बत के भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो यहाँ आकर पढ़ते थे। नेक्स्ट है आपकी जगदला। जगदला बनाई थी पाल किंग राजा
रामपाल ने, और वो बंगाल में बनाई गई थी और इसको 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ये भी एक मॉनेस्ट्री थी और यहाँ पे भी बुद्धिस्ट कल्चर पढ़ाया जाता था और इसको भी मुस्लिम्स ने डिस्ट्रॉय किया था 1203 AD में। मिथिला, उसके बाद नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो मिथिला है। वो ये उपनिषदिक एज की यूनिवर्सिटी है। उपनिषद के टाइम पे वहाँ पे पढ़ाई होती थी और ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वहाँ पे फॉलो किया जाता था। विदेह के नाम पर, राजा जनक के नाम पे यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती थी और उनके टाइम से ये वहाँ पे बनी हुई थी। इसके अलावा ऋषिज एंड पंडित वहाँ पे पढ़ाते थे एंड बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी कुछ वहाँ पे काफ़ी कुछ पढ़ाई होती थी जब बुद्धिस्ट पीरियड था तब भी। और लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड बहुत सारी लर्निंग सेंटर था ये और कल्चर था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट आपका आता है नादिया। नादिया को नवलद्वीप भी बोलते हैं। नवलद्वीप जो यूनिवर्सिटी थी ये आपकी गंगा एंड जालंगी रिवर के कॉन्फ्ल्यूशन पे ये थी, जहाँ पे ये दोनों रिवर्स मिलती हैं, वहाँ पे ये बंगाल में सिचुएटेड थी और ये ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस थी स्कॉलर्स के लिए भी। और ये काफ़ी टाइम तक जब मोहम्मडन रूल्स था इंडिया में उस टाइम पे भी ये फ्लॉरिश करी थी, उस टाइम पे भी ये चलती थी उस टाइम पे। बाद में ये धीरे धीरे करके वहाँ पे भी ख़त्म हो गई और यहाँ पे लॉजिक, व्याकरण, पॉलिटिक्स एंड लॉज को पढ़ाया जाता था। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में किस तरीके से हायर लर्निंग की क्या सिचुएशन थी एंड रिसर्च किस तरीके से उसमें एवोल्यूशन हुआ। तो 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को स्टार्ट किया था। देखिए इस टॉपिक में मैं सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको बता रही हूँ, तो मेन पॉइंट्स आप यहाँ से याद कर लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रॉम 1947 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो अपॉइंटेड 3 इंपॉर्टेंट कमीशन। तो 1947 में 3 इंपॉर्टेंट कमीशन आपके आए थे, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1949 है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1952 टू 53 है, द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 टू 66 है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं वो आपके ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है 1945, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 है एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961 है। फ्रॉम 1950 टू 80 बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी इंडिया में बनाए गए, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद से 1950 से 80 के बीच में ऑलमोस्ट जो इंस्टीट्यूशंस थे वो ट्रिपल इन नंबर हो गए। इसके अलावा जो स्टूडेंट होते थे जो 19 ईयर के एज को अटेन कर लिया था उनको 5 ईयर की कंपलसरी स्कूलिंग या फॉर्मल स्कूलिंग की बात की गई 1986 में। ये थी आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें कि हायर एजुकेशन में किस तरीके से ग्रोथ हुई, तो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3rd लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, नेक्स्ट ओनली टू चाइना एंड यूएस। उससे ऊपर सिर्फ चाइना एंड यूएस है। चाइना फर्स्ट नंबर पे एंड यूएस सेकेंड नंबर पे, उसके बाद इंडिया का ही नंबर है। इंडिया में अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो 31 मार्च 2006 का ये डेटा है कि 18 टाइम्स हमारी यूनिवर्सिटी इंक्रीज़ की हैं जब से इंडिपेंडेंस हुआ है। 35 टाइम्स कॉलेजेस हमारे इंक्रीज़ हुए हैं एंड एनरोलमेंट रेट भी जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा डेवलपमेंट जो इंडिया का है, जो एजुकेशन का है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें आपका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा हर एक बच्चे को अप टू द एज ऑफ 14। ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि पॉइंट है जो कि डेवलपमेंट में आता है। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन थी कोठारी कमीशन की वो भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में 1968 में। नेक्स्ट है कि जो चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक नीड थी इंडिया की, वो उसके लिए भी इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को डिफाइन किया था, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक नीड है इंडिया की जो चेंज हो रही है उससे हम कोप अप कर पाएँ। जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करेंगे डेवलपमेंट की, या आप कह सकते हैं कि कौन कौन से फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन में आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो आपके हैं एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया गया है। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। वुमेन एजुकेशन को हमेशा फोकस किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन पे काम किया गया है। स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की गई है। ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ बनाना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को और ज़्यादा रिकॉग्निशन देना। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात की गई। एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर, जो इंडियन लैंग्वेज था हमारा एंड कल्चर है वो उसको भी लेके बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट उसका भी किया गया। एडल्ट एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम की गई। ऐसे लोग जो ऑलरेडी पढ़े लिखे नहीं थे उनको पढ़ाने लिखाना, उसके भी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया गया। इंप्रूवमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गई और इसके साथ साथ एजुकेशन फॉर ऑल पे भी फोकस किया गवर्नमेंट ने। तो ये सारे आपके डेवलपमेंट हैं जो कि आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हुए थे।
उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं उन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, जिसमें एक्सेस एंड इक्विटी आती है, मतलब जो फोकस पॉइंट था गवर्नमेंट का, इनोवेटिव स्कीम्स आती हैं एंड फैकल्टी इंप्रूवमेंट आती है। इसके साथ साथ जब ये वीडियो मैं करा रही थी तो मैंने आपको करंट स्टेटस भी बताया था, 2018 के डेटास भी आपसे शेयर किए थे और वो भी मैंने आपको बताया था, तो वो भी डेटा जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बेसिक वीडियोज़ से उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं हायर एजुकेशन में। तो देखिए, हायर एजुकेशन का जो आपका करंट अफेयर्स है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे आपके कवर होते हैं, मतलब वो जो टॉपिक है आपका करंट अफेयर उससे यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हो, तो 1 मार्क्स आप करंट अफेयर्स का मान सकते हैं कि 1 मार्क्स आपका करंट अफेयर्स से आ सकता है। तो सबसे पहले तो एनटीए को रिप्लेस किया था सीबीएसई ने, तो ये ऑफकोर्स ये बहुत पुरानी न्यूज़ हो गई है आप लोगों के लिए। तो ये एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, एजुकेशन की फील्ड में बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। देन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का जो टैग है आईओटी, जिसको आईओई बोलते हैं, जिसको हम आईओई टैग, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। पीएचडी मास्टर कर दी है 2021 से। पीएम रिसर्च फेलोशिप स्टार्ट की है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स बोला है कि अब रिक्वायर्ड नहीं होंगे कॉलेज एडमिशन के लिए। इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसको मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कवर किया है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। आपको सारी वीडियोस, ऑलमोस्ट 60 वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए हैं करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो सारी 60 वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, चैनल पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया की। ओरिएंटल स्टडीज़ क्या होती हैं? देखिए, ओरिएंटल स्टडीज़ वो सारी स्टडीज़ होती हैं जो कि इंडोलॉजी के बारे में बात करती हैं, जो ओरिएंटल लर्निंग के बारे में बात करती हैं, या ईस्ट के कल्चर के ऊपर बात करती हैं, मतलब हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी, क्या हमारा हिस्ट्री रहा है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो स्टडीज़ होती हैं उनको हम ओरिएंटल स्टडी बोलते हैं। मतलब वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि बेस्ड हों हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन आता है। ट्रेडिशनल एजुकेशन का मतलब होता है बैक टू बेसिक्स, या कन्वेंशनल एजुकेशन, या कस्टमरी एजुकेशन, या इसको हम लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कस्टम या ट्रेडिशनल एजुकेशन भी बोलते हैं, या इसको सी लर्निंग भी बोली जाती है। जो आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है उसमें सेम वही चीज़ होता है, ब्रिक एंड मोर्टार का एक क्लासरूम होता है। क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और टीचिंग जो होती है, मेथड जो होता है वो पूरी तरीके से ट्रेडिशनल होता है। नेक्स्ट है आपका नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन। नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं, हम डिजिटल लर्निंग की बात करते हैं, हम रेजिडेंसीज़ की बात करते हैं, इवनिंग कोर्सेज़ की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट लर्निंग की बात करते हैं, प्रेप एजुकेशन की बात करते हैं। सारी चीज़ें जो आपकी ट्रेडिशनल में नहीं आती हैं वो सारी आपकी नॉन ट्रेडिशनल या मॉडर्न एजुकेशन होगा। नेक्स्ट आपका आता है, जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट, वो है आपका प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में। तो प्रोफेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं? वो सारी स्टडीज़ जो कि आपको हेल्प करती हैं किसी प्रोफेशन के नॉलेज को एक्वायर करने में। तो इसके अगर हम पीरियड की बात करें कि किस तरीके से प्रोफेशनल एजुकेशन में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, तो उसमें आपको 4 पीरियड मिल जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये इनका एरा है या इनका ये टाइम है। तो सबसे पहले जो पहला पीरियड था प्रोफेशनल एजुकेशन का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई इंडिया में। उसको क्लर्क चाहिए थे, ऑफिशियल्स चाहिए थे जो उसका काम करी, और इसके लिए उसने प्रोफेशनल स्टडी स्टार्ट करी। सेकेंड पीरियड जो था, जब उसने देखा कि क्लर्क मिल गए, अब उससे ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट उसकी धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे बैंकिंग का काम हो गया या उससे ज़्यादा कोई काम हो गया, वेल ट्रेंड उसको लोग चाहने लगे, तो उसने थोड़ा सा और उसमें इम्प्रूवमेंट की, और सेकेंड पीरियड आपका प्रोफेशनल एजुकेशन का इस तरीके से स्टार्ट हुआ। और इसमें थोड़ा थोड़ा आपका वोकेशनल एजुकेशन भी स्टार्ट होने लगा और इंडस्ट्रियल नॉलेज भी वहाँ पे दी जाने लगी। नेक्स्ट आपका आया थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड आपका जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक हमारा मतलब 1903 से लेकर 1950 तक का टाइम है ये। बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए उस टाइम पे, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स थे ऐसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया लोगों के बीच में, और फिर धीरे धीरे लोगों को अपनी जो उनकी डिज़ायर्स थी वो बढ़ती चली गई। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो विदेश जाकर शिक्षा लिए, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि तभी इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस खोले गए, बहुत सारे मतलब ऐसे डिफरेंट आप कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए गए। फोर्थ पीरियड जो है वो आपका 1950 है और प्रेजेंट डे का टाइम है। तो फोर्थ पीरियड पे इस चीज़ को फोकस किया गया कि अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर जाके एजुकेशन ना लेनी पड़े, हमारी कंट्री खुद इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए कि हमारे यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हों, कि हमारे पास हर तरह की नॉलेज हमारी कंट्री में अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये फोर्थ पीरियड जो था ये पूरी तरीके से अभी तक का जो टाइम है आपका, कितना हमने डेवलपमेंट किए, वो सारा कुछ आपके फोर्थ पीरियड में आता है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेक्निकल एजुकेशन में। टेक्निकल एजुकेशन वो सारी आपकी एजुकेशन है जो कि जॉब्स के लिए आपको तैयार करती है, जिसमें साइंस मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों आता है। अगर हम AICTE की एक्ट के थ्रू टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि वो सारे प्रोग्राम एजुकेशन में, रिसर्च में एंड ट्रेनिंग में जो कि इन फील्ड से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड फार्मेसी एंड अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट। फिर आपका नेक्स्ट आता है स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोवाइडेड, स्किल बेस्ड लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन या फिर आपकी ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, इन सब पे मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल कराया है। नोट्स हैं आपके, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। वीडियोस अगर देखने का टाइम नहीं है आपका तो नोट्स ले लीजिए, उनसे पढ़ लीजिए। टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके और बहुत ज़्यादा लेंथी भी हैं, तो उनको आप जल्दी जल्दी पढ़ के उनको आप कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्किल बेस्ड लर्निंग। तो स्किल बेस्ड लर्निंग में क्या था, स्किल बेस्ड लर्निंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो हम बेसिक के बारे में बात करेंगे कि स्किल बेस्ड लर्निंग में क्या आता है आपको। तो स्किल बेस्ड लर्निंग वो सारी लर्निंग है जिसमें आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर ही आपको स्किल पे बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, कोलैबोरेशन करना प्रोवाइड किया जाता है एंड एक्टिव लर्निंग की बात की जाती है। जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में काम किया है वो आपके आती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम NSDA बोलते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको हम NSDC बोलते हैं, एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर जिसको हम ITC बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में काम किया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की। तो ये आपका आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है कि वो सारी एजुकेशन जो कि हमें वैल्यू गेन करना सिखाती है या हमारे अंदर डेवलप करती है सारी ही इसेंशियल वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने 3 क्लासिफिकेशन दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं जो कि मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, बेसिक वीडियोस में प्रोवाइड किए हैं, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो आपका है बायोलॉजिकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रिंसिक। इसके अलावा आपका जो इंडियन वैल्यू सिस्टम भी है, या इसके अलावा आपके नेशनल वैल्यूज़ भी होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ भी होते हैं, इस तरीके के डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं। इसके अलावा क्या मेथड्स एंड टेक्निक्स होती है वैल्यू एजुकेशन की, तो इसमें क्लासरूम लर्निंग एक्टिविटीज़ मेथड होता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ मेथड होता है, सोशलाइज टेक्निक होती है एंड इंसिडेंटल लर्निंग मेथड होता है कि किस तरीके से कौन सी टेक्निक्स के थ्रू आप अपने स्टूडेंट के अंदर लर्निंग मतलब वैल्यू लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, वैल्यू एजुकेशन उनके अंदर इम्पार्ट कर सकते हैं। वो सारे मेथड्स हैं ये। उसके अलावा 8 डिफरेंट अप्रोचेस भी मैंने पढ़ाई हैं वैल्यू एजुकेशन की, जो कि डगलस सुप्रेका ने दिया था। ये 8 डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं, हो सकता है इनसे क्वेश्चन ना आए क्योंकि अगेन ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है आपका, बट अगर आप पहले देखे हुए हैं वीडियो तो आप इनको रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में। एटलीस्ट आप अपने अगर नहीं देखी है वीडियोज़ पुरानी वाली तो आप एटलीस्ट उनके नाम तो जान ही लीजिए कि वो 8 कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन में वो सारी एजुकेशन आएंगी जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, जिसमें हमें एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बताया जाए, एनवायरमेंट के ऊपर जो बेस्ड हमारे एथिक्स हैं उनको सिखाया जाए एंड हमारा कोड ऑफ बिहेवियर को डिफाइन किया जाए। वो सारी कुछ आपकी एनवायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट है। मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो हैं, जो इस वक्त ज़रूरी है हमारे लिए, जिनके बारे में एनवायरमेंटल एजुकेशन होना चाहिए, उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है। कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग है, उसके बारे में आपको कैसे नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज है जो ज़रूरी होना चाहिए जानना। इसके अलावा फोकल पॉइंट क्या होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, ये भी हमने डिस्कस किया है। एनवायरमेंटल एजुकेशन हम पढ़ते क्यों हैं, इसका गोल क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके स्कोप क्या हैं, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन में। इसके अलावा मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से हैं जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होती हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेसिक वीडियोज़ में, या नोट्स से आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन करिकुलम प्रोसेस। करिकुलम में हम क्या क्या चीज़ें एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड देखते हैं, तो उसमें आपका आता है लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट, लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट एंड लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट। लर्निंग मतलब एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना, एनवायरमेंट के द्वारा पढ़ना एंड एनवायरमेंट के लिए पढ़ना, ये आपके एनवायरमेंटल एजुकेशन की प्रोसेस है, करिकुलम प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर्स इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। टीचर का क्या रोल होता है, किस तरीके से टीचर एनवायरमेंटल एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स के बीच में डाल सकता है। तो सबसे पहले तो उसको अपने बच्चों में या अपने जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट बढ़ाना होता है और उनको बताना होता है कि एनवायरमेंट जो प्रॉब्लम है वो कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। इसके अलावा टीचर्स को बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए प्रॉब्लम्स को और टॉपिक्स को, विजिट्स को अरेंज कराना चाहिए, उनको गार्डन्स लेके जाना चाहिए या कोई ऐसी जगह लेके जाना चाहिए जिनसे उनको एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज हो सके। उनको प्रैक्टिकल मटेरियल्स प्रोवाइड करना चाहिए या प्रैक्टिकल वर्क कराना चाहिए, जैसे उनसे
पेड़ लगवा सकते हैं या इस तरीके के काम करवा सकते हैं। इसके अलावा विजिटिंग स्पीकर्स को बुलाना चाहिए, डिफरेंट एरियाज़ के लोगों को बुलाना चाहिए जो उसके बारे में डिस्कस करें, इनिशिएट करवाने चाहिए डिस्कशन एंड डिबेट्स। इसके अलावा उनको एग्जीबिशंस भी कंडक्ट करवाने चाहिए उनसे एंड डिस्प्लेज भी लगवाने चाहिए। तो ये आपके मतलब ये जो टीचर होगा उसके रोल्स होंगे एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करने में। तो ये आपके आज के टॉपिक थे डे 14 के। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन। विद डिराइव फ्रॉम वेदा रिफर्स टू, विद जो कि वेदा से निकलता है उसका क्या मतलब होता है। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर है आपका ए, दैट इज नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फीचर्स इन लेटर वैदिक पीरियड वॉज। ऑप्शन है आपके वर्शिप ऑफ गॉड, राइज ऑफ ब्राह्मण, कल्टिवेशन एंड कास्ट सिस्टम। सो राइट आंसर विल बी D, that is caste system. Next question is Upanishad are dash in number. So right answer is A, that is 108. Next question is between which of the following was the ancient town of Takshila located? Right answer is C, that is in Indus and Jhelum. Next question is which Bengali scholar was the head of Nalanda Mahavira? So right answer is Sri Badru. Next question is Vikramshila Mahavira was founded by. Right answer is D, that is Dharmapal. Next question is who among the following was a Brahmavadini that composed some hymns of the Vedas? Right answer is A, that is Lopamudra. Next question is the ceremony of initiation of education in Buddhism is called. Right answer is C, that is Prabuja. Next question is maktabs are. Right answer is C, that is center of primary education. Next question is nirvana in Buddhist text has been described as. So there are certain options available. Okay, so right answer is D, that is all of these. तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं न्यू एंड एक्सपेक्टेड नेट सीरीज़ में। इसके अलावा मैंने MCQs भी करवाए हैं आपको हायर एजुकेशन के। उनको दोनों को आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो टॉपिक मैंने आज आपको कवर कराए हैं वो टॉपिक आपको कवर हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन अर्निंग।